हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूके ज्ञान में। तो क्या आज हम करेंगे पार्ट 2 हमारा देखेंगे किसका, जो अपर पीसीएस प्री का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था 2025 में। तो इसे हम सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 कल अपलोड हो चुका था। तो ये रहे हमारे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाकी जितने न्यू हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मैं क्लियर करती हूँ कि मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें मैं सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस में से जो हमारे पेपर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसमें से उत्तराखंड का जो पोर्शन है मेनली उससे सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। एक अच्छा रिवीजन यहाँ पे आप लोगों का करा रही हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। इससे क्या आपको होगा, क्या आइडिया लगेगा, पहले मेन बात कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आयोग आपसे करता है, कैसे आप उन्हें अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। बाकी उनसे और क्या इम्पोर्टेंट हमारा बन सकता है, तो सारा रिवीजन मतलब टोटल मिला करके हम यहाँ कर रहे हैं। बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यूज़ आप लोगों के लिए हो जाते हैं, क्योंकि बहुत रिपीट पीवाईक्यू होते हैं हमारे जो भी एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट कराता है, यूके ट्रिपल एससी कहें या फिर यूके पीएससी कहें, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है पटवारी री एग्ज़ाम, ठीक है, इसी तरीके से जो आरओ का होने वाला है और जितने भी आगे वैकेंसी आएगी सबके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहेगी। और फुल रिवीजन हम यहाँ पे क्या है अपना क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है। काफ़ी इतना इंट्रोडक्शन, तो बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन में, ठीक हो गया। तो आज जो है ना मेनली इस जो पेपर में जो हमारा हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मेनली मैंने उन्हें रखा हुआ है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम देखते हैं किससे पूछा है, गोरखा प्रशासन से पूछा हुआ है। तो ठीक है, गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था, त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि गोरखा, ठीक है, गोरखा थे कौन और क्या इनका प्रशासन था, तो इनके बारे में कुछ समझते हैं। बाकी मेनली मैं बोलूँगी, ठीक है, लिखूँगी कम, क्योंकि मेरा मानना है आप लोगों ने भी अपना सिलेबस जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट आप लोगों ने करा होगा। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो गोरखा क्या थे, जो नेपाल है वहाँ से ये लोग आए हुए थे, वहाँ इनका शासन मेनली था। तो होता क्या है, एक हमारा होता है हर्षदेव जोशी, ठीक है, जिसका नाम हम काफ़ी सुनते हैं। तो हर्षदेव जोशी है जो है वो क्या करता है, गोरखों को कहता है कि तुम आओ और जो है हमारा जो चंद शासक था, ठीक है, अल्मोड़ा में जो है आक्रमण तुम करो, यानी कि आमंत्रण देता है कौन, हर्षदेव जोशी देता है, किसे, गोरखाओं को देता है कि तुम आओ और जो है हमारा चंद जो राजवंश है उस टाइम पे अल्मोड़ा में, वहाँ तुम क्या करो, अटैक करो, ठीक है। तो फिर होगा क्या कि 1790 में जो है किसके प्रस्ताव पे, हर्षदेव जोशी के प्रस्ताव पे गोरखा जो हमारे सैनिक है वो क्या करते हैं, अल्मोड़ा में आक्रमण करते हैं, ठीक है, 1790 में। अब इस टाइम पे जो है कौन गद्दी पे होता है, हमारा होता है महेंद्र चंद, ठीक है, महेंद्र चंद होता है लास्ट, 62वां नंबर इसका होता है राजाओं के क्रम में। तो ये उस टाइम पे गद्दी में होता है। तो फिर गोरखा इस टाइम पे हमला करते हैं और इसी के साथ देखा जाए क्या, एक फिर हमारा होता है हवाला बाग का युद्ध होता है, ठीक है, हवाला बाग का युद्ध होता है किस किस के बीच में, चंद यानी कि जो लास्ट हमारा राजा है महेंद्र चंद, और होता है किसके बीच में, गोरखाओं के बीच में, ठीक है, गोरखाओं के बीच में होता है। और गोरखाओं से कौन नेतृत्व कर रहा होता है, तो अमर सिंह थापा, ठीक है, हस्तीदल चौतरिया करता है, सूरवीर थापा होते हैं, काजी जगजीत पांडे होते हैं, जो कि कुमाऊं पे जो आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व ये लोग करते हैं, ठीक है। तो और वहीं चंद से कौन है, महेंद्र चंद हमारा लास्ट होता है। तो इसी में जो चंद है वो हमारा मतलब युद्ध में हार जाता है और गोरखा जो है हमारे शासक तो वो जीत जाते हैं, ठीक है, किस युद्ध में, हवाला बाग के युद्ध में। तो यहाँ से अब क्या होगा, गोरखा शासन चलेगा कहाँ, अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में। तो अब यहाँ से आगे को समझते हैं और उससे पहले ये जानेंगे कि इस टाइम पे जो है ना हमारा नेपाल में नरेश कौन होता है जिस टाइम पे हमला हुआ। तो अगर बात करें किसकी, नेपाल नरेश की बात करें तो कौन होता है, रण बहादुर शाह, रण बहादुर
शाह इस टाइम पे नेपाल का नरेश होता है। कब से कब तक का ये रहता है? 1778 से लेकर के 1804 तक का ये रहता है। लेकिन युद्ध हमारे अल्मोड़ा में कब हमला हुआ? 1790 में हुआ। लेकिन उस समय जो है इसकी जो उम्र होती है वो काफ़ी कम होती है, लगभग 15 वर्ष जो है रण बहादुर शाह की उम्र होती है। इसलिए एक इसका संरक्षण होता है। कौन होता है? संरक्षक इसका होता है। कौन? इसके चाचा होते हैं वो, जिसका नाम है चौतरिया बहादुर शाह। चौतरिया बहादुर शाह किसका संरक्षण है? रण बहादुर शाह के क्या होते हैं? संरक्षण होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारा तो क्या है, जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है वहाँ पे गोरखाओं का शासन हो चुका है। किस युद्ध के थ्रू? हवाला बाग का जो युद्ध हुआ था उसके जरिए जो हमारे चंद थे वो हार गए थे और गोरखा जीत गए थे। फिर कुमाऊं में क्या हो गया? गोरखा शासन हमारा लागू हो गया है। अब हमें क्या करना है, गढ़वाल में किस तरीके से होता है ये हम देखते हैं ना। तो सबसे पहले होता क्या है कि अगले ही साल कुमाऊं जीतने के बाद जो गोरखा है वो कहाँ जाते हैं? गढ़वाल में जो हमला है वहाँ, गढ़वाल का जो एक क्षेत्र है कौन सा? लंगूड़गढ़। ठीक है, लंगूड़गढ़ में ये क्या करते हैं? हमला करते हैं। तो लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि जो चंद हैं, मतलब सॉरी जो गोरखा हैं वो हमारे क्या होते हैं? हार जाते हैं। इनको हार का सामना करना पड़ता है लंगूड़गढ़ का जो युद्ध होता है उसमें। तो अब फिर इसके गोरखा और पवार शासकों के बीच में एक संधि हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लंगूड़गढ़ के ही नाम से इसे जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं? लंगूड़गढ़ की संधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? लंगूड़गढ़ की संधि इनके बीच में होती है। और ये क्वेश्चन क्या है? PYQ है, सॉल्व कराया था अभी हाल ही में। तो लंगूड़गढ़ की संधि होती है, किसके बीच में हुई? गोरखा और जो हमारा पवार शासक है उसके बीच में हुई। ठीक है, या आपसे कह ले किसके बीच में होगी कि नेपाल और गढ़वाल, यानी आपको कुछ भी दे। ठीक है, नेपाल और गढ़वाल के बीच में क्या हुई? लंगूड़गढ़ की जो है संधि होती है। ठीक, कब होती है? 1791 में होती है, 1791 में होती है संधि किसकी? लंगूड़गढ़ की। फिर क्या होता है? अब देखो 1803 आता है। ठीक है, तो 1803 में क्या होता है कि जो गढ़वाल है वहाँ पे काफ़ी भयंकर भूकंप आया होता है। और उसी से पहले के कुछ सालों में वहाँ पे क्या है, मतलब काफ़ी महामारी इस टाइप की भी छाई रहती है। और 1804 में भूकंप हमारा आया रहता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं फिर से कौन? गोरखा। तो वो क्या कर देते हैं? 1803 में कर देते हैं फिर से अपना आक्रमण। कहाँ? गढ़वाल में। यानी कि गोरखा आक्रमण एक बार फिर होता है 1803 में। ठीक है, इस टाइम पे अब कौन नेतृत्व करते हैं गोरखा आक्रमण का? तो हमारे जो अमर सिंह थापा है। ठीक है, और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में क्या होता है? गोरखा आक्रमण होता है, 1803 में होता है। लेकिन वहीं अगर जीत की बात करें तो जीत इनको कब मिलती है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, 14 मई 1804 में क्या होता है? एक हमारा खुड़बुड़ा के मैदान में क्या हो जाता है? हमारा जो लास्ट नरेश होता है पवार शासन का, वो उसकी डेथ हो जाती है, वो हार जाता है और गोरखा शासन यहाँ से लागू हो जाता है। तो खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ, तो इसीलिए ही हम इसे क्या बोल देते हैं? खुड़बुड़ा का युद्ध भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन मारा जाता है? हमारा प्रद्युमन शाह जो है वो मारा जाता है। ठीक है, ऐसे क्रॉस कर दे रही हूँ, यानी कि वो हार गया है। और गोरखा यहाँ पे क्या है? जीत हमारे जाते हैं। किसमें? खुड़बुड़ा युद्ध में। ठीक है, गोरखा हमारे जीत गए। अब गोरखा शासन होगा। ठीक है, अब गोरखा शासन आगे को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपसे पूछे कि इस टाइम पे जो है नेपाल नरेश हमारा कौन था, तो कुमाऊं में तो हमने पढ़ा जब कुमाऊं पे आक्रमण हुआ तो हमारा नेपाल नरेश कौन था? रण बहादुर शाह था। लेकिन अगर बात करें किसकी? गढ़वाल के टाइम पे कौन था हमारा नेपाल नरेश? नेपाल नरेश की बात करें इस टाइम पे तो कौन हो जाएगा? हमारा विक्रम शाह। ठीक है, विक्रम शाह। तो इतनी तो स्टोरी रही हमारी कि किस तरीके से इनका आक्रमण हुआ, क्या हुआ। ठीक है, और तो एक अब देखो 1790 में ये लोग करते हैं कहाँ? कुमाऊं में हमला। 1815 तक रहता है, संगोली की संधि इसके बाद होती है। तो 25 साल तो इनका शासन रहता है कहाँ? कुमाऊं वाले क्षेत्र में हम बोले। ठीक है, और वहीं बात करी जाए गढ़वाल की, 1791 में करते हैं, 1791 में सबसे पहले ये हमला करते हैं। लेकिन उस टाइम पे इन्हें जीत नहीं मिलती है, लंगूड़गढ़ की संधि होती है। फिर एक बार और ये करते हैं और 1804 में ये लोग जीत जाते हैं। ठीक है, खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह मारा जाता है।
तो 1804 से लेकर के 1815 तक का ये लोग शासन करते हैं। टोटल 11 वर्ष का शासन होता है कहाँ, गढ़वाल में। ठीक है, गोरखाओं का इतना शासन हुआ। ये रहा हमारा थोड़ा वैसा वाला पार्ट, हिस्टोरिकल। अब देखते हैं आगे को इनकी कैसा मतलब इनका प्रशासन था, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कुमाऊं में जो है कुछ गोरखा सूबेदार के बारे में हमें पढ़ना है। गोरखा कुछ इम्पोर्टेंट सूबेदार, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, कुमाऊं की। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। सूबा या इन्हें हम कहते हैं। अब प्रशासन को चलाने के लिए कोई तो उच्च अधिकारी होगा ना, तो अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कौन होता है, जोगा मल शाह। जोगा मल शाह के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर वहीं अगर सेकंड की बात करें तो हमारा कौन आता है, काजी नर शाह। कौन आता है, काजी नर शाह हमारा आता है। और इसी के समय हमारी एक घटना होती है, मंगलवार रात्रि कांड। क्या होता है, मंगलवार रात्रि कांड किसके समय हुआ, तो काजी नरशाह के समय पे होता है। इसी तरीके से ना डायरेक्ट सिक्स्थ पे हम बढ़ जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, कौन होता है सिक्स्थ, होता है बमशाह। ठीक है, छठे नंबर का हमारा होता है बमशाह। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या करता है ना, ब्राह्मणों पे जो है कुशही नामक कर लगाता है। कुशही कर लगाता है किसमें, ब्राह्मणों के लिए। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए क्या लगाता है, कुशही नामक कर लगाता है। कौन लगाता है, बमशाह लगाता है। और इस तरीके से भी आपसे पूछे कि गोरखा शासन के समय पे जो है ब्राह्मणों पे कौन सा कर था, तो कुशही कर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखोगे। और वहीं अगर बात करी जाए कि फर्स्ट भूमि बंदोबस्त भी हमारा कौन करता है, फर्स्ट भूमि बंदोबस्त आपसे पूछे तो ये भी करता है हमारा कौन, जोगामल शाह। कौन करता है, जोगामल शाह करता है। ठीक है, इतना देखा, ओके। अच्छा, स्लाइड सारी भर गई, ठीक है, एक मिनट, मैं स्लाइड ले लेती हूँ, एक मिनट। ठीक है, ओके। अब इतना हमने समझा। अब ना इनके अब चलो आपसे बोल ले कि एक इस तरीके से पूछता है कि गोरखा शासन को हम लोग क्या कहते हैं, गोरखा शासन क्या कहलाता है, तो गोरख्याली उसे हम कहते हैं, गोरखा शासन को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, क्या कहते हैं, गोरख्याली कहते हैं। एक मिनट, गोरख्याली कहते हैं किसको, गोरखा शासन को गोरख्याली कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि इनका प्रशासन कैसा था, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन कैसा हो जाएगा, तो फौजी प्रशासन इनका था, या इसी को हम सैनिक प्रशासन भी कहते हैं। और इसका जो ये किसके अधीन होता था, जो फौजी प्रशासन था, तो ये सूबेदार के अधीन होता था। ठीक है, और वहीं से अगर आपसे एक प्रश्न बने कि ये किसका कथन है कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, तो ये भी किसका कथन है, हमारे गोरखाओं का कथन है। ठीक है, वही क्या बोलते थे कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए जो है बोझ सिर पर रखो। ठीक है, तो ये किसका कथन था, गोरखाओं का था। वहीं इनकी कुछ शब्दावली अगर हम देखें, शब्दावली की बात करें इम्पोर्टेंट, तो शब्दावली क्या क्या हो जाएगी, तो ये जो है न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश जो होते हैं जज, न्यायाधीश को तो ये लोग क्या कहते थे, विचारी कहते थे। ठीक है, विचारी ये लोग कहते थे। और वहीं अगर जो अदालत के अन्य सदस्य हैं, अदालत के अन्य जो हमारे कौन है, न्यायकर्ता हैं, न्यायकर्ताओं को ये क्या कहते थे, न्यायकर्ताओं को ये कहते थे सभा कहते थे। ठीक है, इसी तरीके से बात हो अगर हमारे कार्यरत जो सैनिक है, यानी कि वो अभी भी ड्यूटी में है, कार्यरत जो सैनिकों के लिए ये लोग शब्द यूज़ करते थे, क्या, जागरिया। जागरिया उन्हें बोलते थे, या क्या बोलते थे, या बोलते थे उनको जागचा, जागरिया या जागचा उन्हें कहते थे। इसी तरीके से बात हो किसकी, जो सेवा से मुक्त हो गए हैं, यानी कि अब वो ड्यूटी पे नहीं है, सेवा मुक्त सैनिक को ये लोग क्या कहते थे, ढाकरिया, ढाकरिया, या क्या कहते थे, ढाकचा। ठीक है, ढाकरिया या ढाकचा ये लोग कहते थे। इसी तरीके से बात हो किसकी, जो ब्राह्मण, अगर बाई चांस कोई ब्राह्मण दास है, ब्राह्मण क्या है, दास है, तो उसके लिए जो ये शब्द यूज़ करते थे तो कठुआ करते थे। ठीक है, ब्राह्मण दास के लिए। इसी तरीके से आपसे पूछे अगर कोई बच्चा दास हो, दास बच्चा के लिए, बच्चा या, ठीक है, इनके लिए कौन सा शब्द यूज़ होता था, तो केठी शब्द ये लोग यूज़ करते थे। ठीक है, कौन, गोरखा। और वही नाई के लिए कौन सा शब्द यूज़ करते थे, तो नौ बोलते थे नाई को।
और किसको, सुनार को ये लोग क्या बोलते थे, तो सुनवार बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, सुनवार ये लोग बोलते थे। और क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ ना साइड में। ठीक है, अगर बाई चांस बात हो हमारे किसकी, दशहरा, दशहरा को ये लोग क्या कहते थे, तो दशाई ये लोग कहते थे। ठीक है, और क्या है, कुछ है इम्पोर्टेंट बच रहा है, नहीं, मुझे तो इतना ही याद आ रहा है। हाँ, नहीं, एक इम्पोर्टेंट है शिल्पकर्मी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। शिल्प जो कर्मी होते थे, इनके शिल्पकर्मियों को, यार राइटिंग ये दिख रही है आपको ब्लू पेन, मुझे लग रहा है ये अच्छी नहीं दिख रही है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। दशहरा तो नॉर्मल सा है, वो याद हो जाएगा ना, इसको लिख लेती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्या, कि शिल्प कर्मियों, शिल्प कर्मियों को ये लोग क्या कहते थे, तो कामी कहते थे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिल्प कर्मियों को क्या कहते थे, कामी ये लोग कहते थे। अब और स्लाइड कम पड़ गई, बहुत है गोरखाओं के बारे में, तो समझ लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स। कामी आएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो फिर अगर बात हो इनके अपने ब्राह्मण कौन से थे, ठीक है, ब्राह्मणों को, गायों को ये लोग बहुत मानते थे, और लेकिन इनके खुद के ब्राह्मण कौन से थे, तो ये पांडे और उपाध्याय को काफ़ी मानते थे। ठीक है, बाकी बात हो इनके राजभाषा कौन सी थी, तो राजभाषा इनकी थी गोरखाली, इनकी राजभाषा थी। और लेकिन वहीं साहित्य में इनकी कौन सी भाषा देखने को हमें मिलती है, तो साहित्य जो है इनका हमें मिलता है नेवारी भाषा में। ठीक है, नेवारी भाषा में देखने को मिलता है इनका साहित्य। और आपसे पूछे कि इनका मुख्य हथियार सबको पता होगा, खुकरी है, खुकरी है। लेकिन बात हुई खुकरी का निर्माण कहाँ का होता था, तो गढ़ी नामक स्थान में इसका जो है हमारी मतलब ये जो इनका हथियार है, खुकरी बनाई जाती थी गढ़ी नामक स्थान पे। और कौन इसे बनाते थे, तो नेवार जाति एक होती थी, नेवार जाति के लोहार बनाते थे किसे, खुकरी को। ठीक है, याद रखोगे। और फिर अगर आपसे एक स्टेटमेंट बोले कि महिलाओं के मतलब महिलाएं जो है छत में नहीं आ सकती थी, उनके छतों पे चढ़ने पे पाबंदी भी किसने लगाई थी, गोरखाओं ने लगाई थी। ठीक है, और जब न्याय सुनवाई होती थी किसी की, तो जैसे गीता की कसम लेते हैं ना, तो उसी टाइम पे उस टाइम पे यानी गोरखाओं के टाइम पे किसकी कसम ली जाती थी, तो महाभारत, महाभारत या किसकी, हरिवंश की कसम दिलाई जाती थी। किस टाइम पे, न्याय सुनवाई से पहले। ठीक है, और बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या, कि सच या फिर झूठ का पता लगाने के लिए ना इन पे क्या होते थे, ये दिव्य नामक कुछ प्रथाएं, दिव्य प्रथा इनके वहाँ प्रचलित थी। ठीक है, सच या फिर झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य नामक जो अग्नि परीक्षा होती थी वो देनी पड़ती थी। तो 3 टाइप की होती थी दिव्य प्रथाएं। तो पहले की अगर बात करें तो एक होता था गोलादीप, गोलादीप एक प्रथा होती थी, जिसमें क्या होता था कि गरम लोहे का जो डंडा है उसको हाथ में रख करके कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। ठीक है, एक दूरी अगर वो तय कर लेता था तो वो दोषी नहीं है। अगर वो एक नियत दूरी जो भी उन्होंने दे रखी है अगर वो उसको नहीं तय कर पाता है तो उसे क्या माना जाता था, दोषी माना जाता था। ये था गोलादीप। एक फिर हम पढ़ते हैं क्या, कड़ाई दीप, कड़ाई दीप पढ़ते हैं ना। तो कड़ाई दीप क्या है कि एक जो खौलती कढ़ाई होती थी तेल की, ठीक है, उसमें दोषी का हाथ डाला जाता था। अगर हाथ जल गया तो वो दोषी होता था, अगर हाथ नहीं जलेगा तो वो दोषी नहीं होता था। तो ये क्या थी, कढ़ाई दीप थी। फिर इसी तरीके से एक आता है तराजू दीप। ठीक है, तराजू द्वीप जिसमें तोलते हैं ना, तो इसमें क्या होता था, एक साइड अपराधी को बैठाया जाता था, दूसरे साइड जो है पत्थर रखे जाते थे। फिर क्या होता था, वो पत्थरों को अलग स्थान में ये रख देते थे और अगले दिन फिर से उनका माप तोल करा जाता था, किसका, अपराधी का, और वही पत्थरों का। अगर अपराधी का जो वजन है वो अधिक हो गया तो वो निर्दोष होता था। ठीक है, और लेकिन अगर वही हल्का हो तो उसे क्या मान दिया जाता था, दोषी मान दिया जाता था। ठीक हो गया, तो ये है हमारी क्या, तराजू द्वीप प्रथा। तो यही मतलब इम्पोर्टेंट बनता है हमारा किससे, गोरखाओं से। बाकी कुछ करों की अगर बात करें, एक इम्पोर्टेंट हम इनसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं कर से रिलेटेड, कि जो चंद्र के टाइम पे क्या थे, 36 रकम 32 कलम कर थे ना, ये हमने देखा था। तो ये इनका उन्मूलन भी कौन करता है, गोरखा करते हैं। बहुत अच्छे से याद रखोगे, ये भी एक PYQ है, पूछा है। ठीक है, 36 रकम 32 कलम का उन्मूलन किसने करा, गोरखाओं ने करा। ठीक है, बाकी इनके कुछ कर
अगर आपसे पूछे पुगाड़ी कर क्या था, तो एक टाइप का भूमि कर था, जिससे क्या होता था सैनिकों का वेतन ये लोग देते थे। और बहता कर क्या था, तो जो छिपाई, अगर मान लो किसी ने संपत्ति छिपा रखी है तो उससे लिया जाता था बहता कर। और रहता कर इसी तरीके से होता था, तो जो गांव से चले जाते थे, भाग जाते थे बिन बताए, उनसे लिया जाता था हमारा कौन सा, रहता नामक एक कर लिया जाता था। इसी तरीके से एक था मौ कर। मौ समझ रहे हो ना, मौ किसे बोलते हैं, मतलब हमारे घर को ही तो बोलते हैं मौ। मौ कर क्या होता है, घर ही पीछे ही या इसे कहते थे। तो ये क्या होता था कि हर परिवार से 2 रुपये लिया जाता था। इसी तरीके से एक था, हम पढ़ते हैं जाय शून्य कर, यानी जाय शून्य कर क्या था कि कर्मचारियों से ये लिया जाता था। जो भी जो है मतलब अगर मान लो उन लोगों से, हम अधिकारी लोगों से जो है लगान के बारे में कोई अगर प्रश्न पूछता है तो उससे लिया जाता था जाय शून्य कर। ठीक है। एक मरो कर ये लोग लेते थे। मरो कर किससे लेते थे, जो जिसका पुत्र नहीं होता है, ठीक है, यानी पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था मरो नामक कर। और क्या होता था, एक इम्पोर्टेंट हमारा होता था टांट कर, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है। एक होता था तिमारी। तिमारी इम्पोर्टेंट है, ये क्या होता था, फौजदार से लिया जाता था 4 आने का। और वहीं सूबेदार से लिया जाता था कितना, 2 आना लिया जाता था। एक होता है इम्पोर्टेंट मिझारी कर। मिझारी कर क्या होता है आपसे पूछे, तो मिझारी लिया जाता था शिल्प कर्मियों से लिया जाता था, या फिर जो ब्राह्मण है, कौन से जागरी ब्राह्मण है, उनसे लिया जाता था मिझारी नामक कर लिया जाता था। ठीक है। काफ़ी ऐसी, एक टीका भेंट होता था, शादी विवाह में लिया जाता था। बहुत सारे हैं ऐसे कर। एक सलामी है जो इम्पोर्टेंट हम करते हैं, इसे याद रखना कि ये क्या होता था, एक नजराना होता था, क्या सलामी एक नजराना होता था। ठीक है। बहुत कर हैं इस टाइप के, तो इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मतलब याद तो नहीं आ रहा है मुझे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट अभी तो। ठीक है, इतना रखते हैं, काफ़ी देख लिया। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहते थे, देखा था, स्टार्टिंग में लिखाया था, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अदालतों के समय अन्य जो न्यायकर्ता होते थे उन्हें सभा कहते थे, अभी बताया कहते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। बाकी थर्ड है हमारा, त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अब देखो, दिव्य अधिकारी तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। दिव्य प्रथा, जो अग्नि प्रथा थी, हमने वो देखी थी, 3 देखी थी ना, गोला दीप, कड़ाई दीप, तराजू दीप। तो दिव्य प्रथा होती थी, ना कि दिव्य नामक कोई अधिकारी होता था। ठीक है। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा गलत हो जाएगा, और हमसे पूछा है कि कौन सा सही है। तो ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 हमारा सही है, इसलिए जो सी ऑप्शन है हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक हो गया। बाकी ये देखा इम्पोर्टेंट गोरखा से एक क्विक रिवीजन हमारा हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी हमें सही बताना है, आपको ये जरूर पढ़ना है कि आपसे सही पूछ रहा है या फिर गलत। ठीक है। फिर आके क्वेश्चन में आप लोग आना। क्या पूछा है, सोमचंद से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इतना हमने देख लिया, लेकिन इससे पहले सॉल्व करने से पहले कुछ देख लेते हैं सोमचंद को। सोमचंद कौन था, सोमचंद, तो सोमचंद क्या था, संस्थापक था किसका, जो चंद शासक है हमारा, मतलब जो चंद शासन हमारा होता है उसका संस्थापक था। ठीक है। चंद शासन का संस्थापक था हमारा कौन, सोमचंद। और कहाँ से ये आया हुआ था, ये पूछता है, तो झूसी प्रयाग नामक स्थान से ये आया हुआ था। ठीक हो गया। बाकी इसने राजधानी की बात करें, राजधानी ये कहाँ बनाता है, तो चंपावत बनाता है। चंपावत से ये शुरू करता है चंद शासन। ठीक है। और चंपावत में ये क्या बनाता है, एक राजबुंगा किला बनाता है, राजबुंगा किला। और यहीं से, इस किले से ही ये क्या करता है, चंद शासन की शुरुआत करता है। कौन सा, राजबुंगा किला। ठीक है, ठीक है, राजबुंगा किला। ठीक है। इस किले से ही ये क्या करता है, सोमचंद जो है चंद वंश की स्थापना करता है। बाकी ये और क्या इंपॉर्टेंट काम इसके होते हैं, 1 मिनट। ठीक है। हाँ, बाकी और इम्पोर्टेंट ये क्या करता है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति ये करता है। ठीक है। चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति करता है कौन, सोमचंद करता है। ठीक है। उसी तरीके से 4 किलेदार भी ये नियुक्त करता है, कौन, 4 किलेदार की बात करी जाए तो नियुक्त करता है हमारा सोमचंद। इन्हीं को हम कहते हैं चाराल का, चाराल भी नहीं कहते हैं, 4 किलेदार को शॉर्ट में कहते हैं चाराल। कौन कौन ये होते थे, तो बोरा सॉरी, बोरा होते थे, कारकी होते थे। ठीक है। इसी तरीके से सॉरी, तड़ागी है, ताड़गी ऐसा हो गया तो ठीक है, तड़ागी होते थे।
और कौन होते थे? हमारे चौधरी। कौन होते थे? चौधरी होते थे। ठीक है, 4 हमारे किलेदार इसने नियुक्त करे जिन्हें चाराल भी कहते हैं। बोरा, कार्की, तड़ागी और चौधरी होते थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और क्या यहाँ से हम देखते हैं कि हाँ, कि सर्वप्रथम इसका जो युद्ध होता है, मतलब दूनाकोट का जो राजा होता है उसे ये रावत राजा होता है, उसे ये परास्त करता है सोमचंद। ठीक है, मेहरा फर्तियाल जो होते हैं उनको मंत्री या फिर सेनापति ये बनाता है। बाकी अगर एक इम्पोर्टेंट आपसे पूछे, क्या पूछे? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का जनक इसी को माना जाता है। किसको? सोमचंद को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ग्रामों में बूढ़ा व सयानों, बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति करता है हमारा सोमचंद। इसलिए इसे ही क्या माना जाता है? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। बाकी एक इससे हम पढ़ते हैं कि ये शिव का उपासक होता है। ठीक है, तो इतने जो है इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। ठीक है, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, स्टेटमेंट जो पहला कथन है तो ये रहा। और सेकंड क्या बोल रहा है? उपयुक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था। अभी देखा था, ये रहा हमारा जो देखा था पॉइंट, क्या कि 4 किलेदार जिन्हें हम संयुक्त रूप से 4 आल भी कहते हैं, नियुक्त करे थे सोमचंद ने। बोरा, कार्की, तड़ागी और चौधरी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब किसमें? नेक्स्ट पे। उससे बढ़ने से पहले ना उसको भी देख लेते हैं जो इसके बाद वाला शासन हम पढ़ते हैं। तो चौथे नंबर का हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। उसका नाम क्या होता है? इंद्रचंद के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंद्रचंद से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इंद्रचंद, ये क्या करता है? रेशम के कारखाने लगवाता है। रेशम के कारखाने ये लगाता है। इसका रेशम के कारखाने लगाने का श्रेय जाता है किसको? इंद्रचंद को जाता है। बाकी आपसे पूछे जो है कौन? इंद्रचंद क्या करता था? चाइना से जो है इनडायरेक्ट तरीके से क्या करता था? व्यापार करता था। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से जो है चाइना से इनडायरेक्ट तरीके से व्यापार ये करता था। कैसे? क्योंकि रेशम जो है सबसे पहले चाइना में ही होता है ना, रेशम चाइना में होता है। चाइना से फिर इस तरीके से नेपाल आता है और फिर नेपाल से ये खरीदता था। नेपाल से इसका काफ़ी अच्छा संबंध था, तो नेपाल से कहाँ आता था? फिर भारत में आता था, यानी कि कहाँ? चंद शासनों के पास आता था। तो इस तरीके से नेपाल से भी इसका क्या था? इनडायरेक्ट जो है व्यापार इसका था। किसका? इंद्रचंद का। ठीक हो गया। बाकी इससे क्या इम्पोर्टेंट बनता है कि इसी के टाइम पे एक थी हमारी पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा भी इसी के टाइम पे थी, प्रचलित थी। क्या होती थी ये पटरंग वाली प्रथा? कि यानी जितना हम झूठ बोलेंगे उतनी अच्छी क्या होगी? रेशम की हमारी फसल होगी, उतना अच्छा पक्का कलर आएगा उसमें। ठीक है, रेशमी वस्त्रों में। तो यही थी हमारी पटरंग वाली प्रथा। और बाकी जो रेशम बुनकर, ठीक है, रेशम जो बुनकर होते थे उन्हें हम क्या कहते थे? रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता था? तो पटवा। क्या कहते थे? पटुआ कहते थे रेशम बुनकरों को। ठीक है, बाकी राइटिंग अच्छी है ना? ठीक हो गया, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण के कार्य क्या होते थे? कमीण के बारे में हमसे पूछा है। ओके, कमीण के बारे में पूछा है तो क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें पता है कि सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की कौन सी होती है? ग्राम होती है। ग्राम, गांव होती है। ठीक है, तो यहाँ के अध्यक्ष की बात हम करते हैं तो प्रधान होता है और यहाँ का मुखिया होता है। और ये पद जो है ना पहले से कैसा था? वंशानुगत था। इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था ना, एक क्वेश्चन था हमने PYQ में सॉल्व करा था कि वंशानुगत पद कौन सा होता था पहले से, तो उसका आंसर कौन सा था? प्रधान था। ठीक है, वंशानुगत होता था प्रधान। अब ये क्या करता था? प्रधान क्या करता था कि राजस्व एकत्र करता था। ठीक है, एकत्र करता था और पटवारी को सौंपता था। राजस्व एकत्र करने का काम किसका था? प्रधान का था। इसी तरीके से जो है
ग्राम, ठीक है, ग्राम में तो प्रधान होता था, और फिर प्रधान से ऊपर जो परगने होते थे, मतलब जो परगने होते थे हमारे ग्राम से ऊपर, ठीक है, तो परगने में राजस्व वसूली का कार्य किसका होता था? थोकदार का होता था, थोकदार का होता था। तो इन्हीं थोकदारों को हम क्या कहते थे? या कहते थे कमीण, या कहते थे हम क्या? सयाना। कमीर और सयाना कहा जाता था किसे? जो परगने से राजस्व वसूली का कार्य करते थे, और ये प्रधान से ऊपर होते थे। और प्रधान कहाँ से राजस्व एकत्र करता था? तो गांवों से एकत्र करता था। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निर्धारित जो गांव है वहाँ से राजस्व एकत्र करने का काम किसका होता था? कमीण का होता था, ठीक है। और सयाना भी इसे हम कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन दिया है, परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया। सेकंड है, उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया। तीसरा हमें दिया है, उन्होंने 4 गांव छायावाला, भूजनवाला, पंडितवाड़ी तथा घंटावाला उन्हें भेंट किया। तो इसमें से हमें क्या बताना है? सही कूट का उत्तर देना है। लेकिन हम क्या करेंगे? पहले जानेंगे किसके बारे में? फतेह शाह के बारे में कुछ रिवाइज करते हैं, फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखते हैं फतेह शाह को। अब इसे ही हम क्या कहते हैं? गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं, ठीक है। इसकी संरक्षिका की बात करी जाए, इसकी संरक्षिका को कौन होती है? तो राजमाता कटौची होती है, ठीक है। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहेंगे? फतेह शाह को कहते हैं। और मेन हम इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? भेंगड़ी या फिर भंगाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। भंगाड़ी का युद्ध होता है किसके बीच में? फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बीच में होता है। हम पढ़ते हैं कब होता है? तो 1689 में ये युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध का वर्णन किस में किया हुआ है? ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा हुआ था ना, हमने सॉल्व करा था। तो किस में करा है? विचित्र नाटक में जो है इस युद्ध का वर्णन किया गया है। और ये क्या है विचित्र नाटक? तो आत्मकथा है किसकी? गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा है, ठीक है। इस तरीके से लगा दो एरो। तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक। तो इसमें ही हमें जो है भंगाड़ी का युद्ध या भेंगड़ी का युद्ध, जो भी आप कहो, तो इस युद्ध का वर्णन मिलता है। फतेह शाह और गोविंद सिंह के बीच में ये युद्ध होता है 1689 में, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या होता है? एक इसका चित्र मिलता है गुरु गोविंद सिंह जी के ही तरह घोड़े पर बैठे हुए। चित्र भी किसका मिलता है हमें? फतेहपति शाह का मिलता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? गढ़वाल का अकबर कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके दरबार में भी क्या थे? अकबर के ही तरह 9 रत्न रहते थे। इंपोर्टेंट हो जाएगा। पूछे 9 रत्न किसके दरबार में थे? तो फतेहपति शाह के दरबार में थे, ठीक है। फतेहपति शाह क्या करता है ना, तो गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाता है, ठीक है। उन्हें आमंत्रण करता है कि अपने दरबार में बुलाने के लिए। और फिर क्या करता है कि गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में किसकी हेल्प करता है? गुरु राम राय जी की हेल्प करता है। किसकी करेगा? गुरु राम राय जी की हेल्प करता है गुरुद्वारा बनाने के लिए। और ये क्या करता है? राम राय को, मतलब वहाँ गुरुद्वारा खोलने के लिए 3 गांव दान में देता है। कितने देता है? 3 गांव दान में देता है। कौन? फतेहपति शाह। कौन कौन से देगा? एक तो देता है खुड़बुड़ा, ठीक है, खुड़बुड़ा देता है। एक देता है राजपुर, ठीक है। और इसी तरीके से एक देता है चामासारी। कौन सा? चामासारी देता है, ठीक है। खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी 3 गांव देता है गुरु राम राय को। क्यों? गुरुद्वारा बनाने के लिए, ठीक हो गया। फिर इसी के बाद ना हम पढ़ते हैं एक शासक हमारा होता है, इसी का ही पौत्र होता है, तो प्रदीप शाह होता है हमारा एक शासक। तो ये भी क्या करता है? जो गुरु राम राय जी हैं, इन्हें क्या करता है? 4 गांव दान में देता है। कितने देता है? तो 4 गांव इन्हें दान में देता है। कौन कौन से? छायावाला, और देता है एक पंडितवाड़ी देता है, और देता है घाट वाला देता है, और क्या देता है? भूजन वाला देता है, ठीक है। कौन देता है? तो प्रदीप शाह देता है,
ठीक है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 3 गांव किसने दिए? फतेहपति शाह ने। और वही बात करें किसकी, 4 गांव कौन देता है? तो प्रदीप शाह देता है। ठीक है, बाकी और यहाँ से हम क्या देखते हैं, इसी के काल को, किसके, फतेहपति शाह के काल को क्या बोला जाता है? फतेहपति शाह के काल को क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल बोला जाता है। स्वर्ण काल बोला जाता है गढ़वाल का। और किसने कहा था? तो मती राम ने कहा था। ठीक है, यानी गढ़वाल का स्वर्ण काल फतेह शाह पति के काल को किसने कहा था? मती राम ने कहा था। और मती राम क्या था? इसका एक दरबारी कवि था। ठीक है, किसका? फतेहपति शाह का दरबारी कवि था। अब बाकी हमारी स्लाइड हो गई है ख़त्म, और हमें देखनी है कुछ बुक्स भी, हम इसकी देखेंगे तो वो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, देखिए बुक्स वगैरह तो ठीक है। इसके ना अगर दरबारी कवि की बात करी जाए, कौन कौन इसके दरबार में कवि था, तो दरबारी कवि की अगर बात हो तो इसके दरबार में जो कवि थे, तो एक तो था रतन कवि। ठीक है, रतन कवि है एक। और इसी तरीके से एक था जटाधर, जटाधर था। और एक कौन था? मतीराम। एक कौन था? मतीराम। रतन कवि को ही हम क्या बोलते हैं? श्री श्यामराज भी इसी को बोलते हैं ना, श्री श्यामराज भी बोलते हैं। ठीक है, रतन कवि बोलो या श्यामराज बोलो, दोनों सेम है। तो ठीक है, अब ना कुछ बुक्स ये लोग लिखते हैं, तो रतन कवि कौन सी लिखता है? बात हो रतन कवि की, तो ये लिखता है फतेह प्रकाश ग्रंथ। ठीक है, क्या लिखता है? फतेह प्रकाश ग्रंथ लिखता है रतन कवि। और बाकी एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि रतन कवि जो है ना, वो फतेह शाह को क्या कहता है? हिंदुओं का रक्षक कहता है, शील का सागर इसे कहता है। ठीक है, उद्दंडों को दंड देने वाला भी कहता है। कौन कहता है? रतन कवि कहता है। और किससे? फतेहपति शाह से कहता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कौन, एक इसका दरबार में कौन था? मतीराम था ना। तो मतीराम क्या लिखता है? इसकी रचना की बात करी जाए तो वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी या छंद सार पिंगल। ठीक है, वृत्त कौमुदी या छंद सार पिंगल की रचना किसने करी? मतीराम ने करी। और हमने ऊपर क्या देखा था? मतीराम ही क्या करता है? फतेहपति शाह के जो काल है उसको स्वर्ण काल भी ये बोलता है। ठीक है, फिर एक आता है हमारा कौन? रामचंद्र। ये भी लिखता है, कुछ इसकी रचना है। तो क्या ये लिखता है? फतेह शाह यशोवर्णम। राइटिंग तो वाह। ठीक है, फतेह शाह यशोवर्णम ये लिखता है। ठीक है, यशो वर्णम लिखता है कौन? रामचंद्र। ठीक है, 3 याद करोगे। दरबारी कवि इसके हैं, और रतन कवि लिखता है फतेह प्रकाश ग्रंथ। इसी तरीके से मतीराम लिखता है वृत्त कौमुदी या फिर छंदसार पिंगल। और रामचंद्र क्या लिखता है? फतेह शाह यशो वर्णम लिखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी ये गाँव वाला याद रखना, 9 रत्न रहते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट पढ़ो। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। तो हमने देखा था गुरु राम राय जी को अपने दरबार में ये बुलाता है। ठीक है, उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया था। हाँ, हमने देखा क्या कि गुरु राम राय को ये अपने दरबार में आमंत्रित करता है और उन्हें क्या करता है? सहायता करता है गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं, उन्होंने 4 गांव, किसने? उन्होंने से किसकी बात कर रहा है? फतेह शाह की। ठीक है, तो फतेह शाह ने 4 गांव छायावाला, भूजनवाला, पंडितवाड़ी तथा घंटावाला उन्हें भेंट दिया था। तो 4 देख के ही ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था कि जो फतेहपति शाह है वो 3 गांव हमारे दान में देता है, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामा सारी देता है। ठीक है, लेकिन अगर ये गांव की बात करी जाए, 4 गांव कौन देता है? देखा, प्रदीप शाह देता है 4 गांव, छायावाला, पंडितवाड़ी, घाटवाला और भूजनवाला देता है कौन? प्रदीप शाह। तो तीसरा हमारा गलत हो जाता है, बाकी फर्स्ट और सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर पूछा था ना, तो समझ में आया, याद करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान सैन्य अभियान
मैं अंग्रेजी सेना का देहरादून सैन्य अभियान में किसने करा था बोल रहे हैं ना, देहरादून की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे फिर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अब हम देखते हैं ना कि आंग्ला गोरखा युद्ध होता है, यानी आंग्ला अंग्रेज को कहते हैं ना, तो अंग्रेज और गोरखों के बीच में युद्ध होता है। तो क्यों युद्ध होता है, मेन कारण क्या होता है, तो बुटवल प्रांत होता है ना मेन कारण, गोरखपुर का जो एरिया है, ठीक है, बुटवल प्रांत। अब क्यों, मतलब एक देखो सबसे पहले क्या होता है कि गोरखा का एक प्रधानमंत्री होता है भीमसेन थापा। तो ये क्या करता है, इसकी एक विस्तारवादी नीति होती है। विस्तारवादी क्या होता है, यानी कि अपना विस्तार करना है जगह जगह, इस तरीके की नीति है। तो इसका अनुसरण ये करता है। और क्या करता है कि जो अंग्रेजों के गांव होते हैं गोरखपुर में, लगभग 200 जो अंग्रेजों के गांव होते हैं कहाँ, गोरखपुर में, तो उन्हें छीन लेता है कौन, भीमसेन थापा। ठीक है, तो यही मेन रीज़न था युद्ध का, किसके बीच में, अंग्रेज और नेपाल के बीच में। अब क्या होता है, अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले होता है, क्या होता है, 1 नवंबर 1814 को क्या होता है, युद्ध की घोषणा करी जाती है। युद्ध की घोषणा होती है। घोषणा कौन करता है, तो जो हम पढ़ते हैं ना, लॉर्ड हेस्टिंग पढ़ते हैं ना, इस तरीके से हम कहाँ, हिस्ट्री में, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग करता है। ठीक है, और इसी को क्या बोला गया है, मतलब इसका नाम तो नहीं लिखा गया है, हम ये मतलब मानते हैं कि उस टाइम पे इसका टाइम पीरियड था तो ये रहा होगा। इसका नाम लिखा गया है लॉर्ड मोइरा। ठीक है, लॉर्ड मोइरा क्या करता है, युद्ध की घोषणा करता है 1 नवंबर 1814 को। किसके साथ युद्ध होगा, गोरखों के साथ। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी सेना जो है 4 भागों में ये लोग बांटते हैं। अंग्रेजी सेना को 4 भागों में बांटते हैं। एक का नेतृत्व करता है हमारा कौन, तो मेजर जनरल मॉर्ले करता है। और इसका काम क्या होता है कि ये कहाँ अटैक करेगा, तो जो नेपाल की राजधानी होती है, कहाँ, काठमांडू पे ये अटैक करने का इसे कार्य सौंपा जाता है। फिर एक हमारा दूसरा होता है कौन, JS वुड। ठीक है, जनरल JS वुड होता है। तो इसे क्या काम सौंपा जाता है, तो इसे दिया जाता है गोरखपुर वाला, गोरखपुर का इसे, हाँ, गोरखपुर के जो मतलब गोरखपुर में जो है हमले का आदेश करने के लिए इसे बोला जाता है JS वुड को। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे तीसरा इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो आता है जनरल जेलेस्पी। कौन आता है, जनरल जेलेस्पी आता है। और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे दिया जाता है दून वाला क्षेत्र। कहाँ, दून मतलब देहरादून। ठीक है, देहरादून का जो खलंगा, ठीक है, खलंगा किला है, वहाँ पे इसे दिया जाता है कि तुम्हें क्या करना है, दून का जो खलंगा वाला एरिया है वहाँ तुम्हें जो है हमला करना है। ये दिया जाता है किसको, जनरल जेलेस्पी को दिया जाता है। ठीक है, अब इसी को आगे को देखते हैं। तो होता क्या है ना, ठीक है, जनरल जेलेस्पी को दिया, तो अब ना नीचे बना दो ना। ठीक है, तो जेलेस्पी, अब देख लेते हैं, खलंगा या खलंगा युद्ध। ठीक है, अब देते हैं किसको, इसको दिया। अब देखो हमने क्या देखा, दून में जेलेस्पी ने करा, और वहीं गोरखा से भी तो कोई होगा ना, गोरखा से भी होंगे सैनिक, किसी के साथ तो हुआ होगा। तो गोरखा जो सेना है उसका जो नेतृत्व कर रहा होता है वो करता है बलभद्र सिंह थापा। कौन करता है, बलभद्र सिंह थापा करता है। और इसी युद्ध में क्या होता है, जो हमारा जेलेस्पी होता है वो मारा जाता है। ठीक है, जेलेस्पी मारा जाता है। और अब देखो, एक हमारा 3 तक तो हमने पढ़ दिए ना, तो चौथा किसको कार्य सौंपा जाता है, तो ऑक्टर लोनी। कौन होता है, जनरल ऑक्टर लोनी एक होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सबसे योग्यतम कौन था, तो सबसे योग्यतम भी हमारा कौन था, जो जनरल ऑक्टर लोनी है, ये सबसे ज़्यादा योग्यतम होता है। और इसे कौन सा एरिया दिया जाता है, तो जो नेपाल का वेस्ट वाला यानी कि पश्चिमी एरिया इसे दिया जाता है हमला करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया, सेना को इतने भाग में बांटा वगैरह वगैरह, और ये सब समझ में आ गया ना। 4 होते हैं। क्यों, युद्ध का कारण क्या था, तो बुटवल प्रांत था। 1 नवंबर 1814 को युद्ध की जो है सबसे पहले घोषणा करी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेना को जो अंग्रेज लोग हैं 4 भागों में अपने बांटते हैं। एक होता है हमारे जनरल मॉर्ले, जिसको दिया जाता है
कि काठमांडू में जो है वो अटैक करे। दूसरा होता है जीएस वुड, उसको गोरखपुर वाला एरिया दिया जाता है। तीसरा हमारा जेलेस्पी होता है जिसे देहरादून का खलंगा किला दिया जाता है, नाला पानी वाला एरिया, ठीक है। और इसी युद्ध में ये मारा भी जाता है। और फिर हमारा कौन आता है, एक आता है हमारा ऑक्टरलोनी जो कि सबसे योग्यतम होता है और इसे दिया जाता है नेपाल का वेस्ट वाला एरिया, ठीक है। किसे दिया जाता है, ऑक्टरलोनी को। अब आते ना, अब हमारी कुछ संधि होती है अंग्रेजों के साथ, मतलब गोरखों की कुछ संधि होती है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। संधि हम देख लेते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले जो होती है, जो ई गार्डनर है, कौन है, ई गार्डनर और बमशाह, और ई गार्डनर और बमशाह। ई गार्डनर अंग्रेजों के साइड से, बमशाह गोरखों के साइड से। तो इनके बीच में एक संधि होती है 17 अप्रैल 1815 में, ठीक है। कब होती है, 17 अप्रैल 1815 में जो है संधि हुई इनके बीच में। क्या इसके तहत हुआ, तो गोरखों को जो है कुमाऊं का क्षेत्र छोड़ने का प्रस्ताव इसके तहत क्या हुआ था, दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक मिनट, ठीक है। फिर एक होती है हमारी गजराज मिश्र और कौन, ब्रैडशॉ। ब्रैडशॉ के बीच एक संधि होती है 2 दिसंबर 1815 को ये संधि होती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, संगोली की संधि। क्या बोलते हैं, संगोली की संधि, इसे ही हम बोलते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि फरवरी 1816 में जो गजराज मिश्र है ना, वो फिर से जो है युद्ध की घोषणा कर देता है, फिर से ये संधि होने के बाद भी। तो इस संधि को फिर मिलती है एक अंतिम पुष्टि, इसे दी जाती है। अंतिम पुष्टि इसे कब मिलती है, अंतिम पुष्टि की बात हो इसे कि फाइनल तरीके से दे दिया, जो है इस संधि को मान लिया जाता है। तो 4 मार्च 1816 को इस संधि को जो है अंतिम पुष्टि दी जाती है। और ठीक है, और क्या हो सकता है फिर यहाँ से, आपसे पूछे संगोली की संधि कब की है, तो बता दोगे, 1815 की है, 2 दिसंबर की हो जाएगी। अंतिम पुष्टि की बात करें तो 4 मार्च 1816 का हो जाएगा। बाकी ना एक पूछता है हमारा कि संगोली कहाँ है, इस तरीके से यहाँ पे लिख दे रही हूँ साइड में, ठीक है। तो संगोली हमारा कहाँ है, तो संगोली पड़ता है हमारा कहाँ, बिहार में, ठीक है। संगोली अगर आपसे पूछे कहाँ है तो कहाँ हो जाएगा, हमारा बिहार में हो जाता है। बाकी क्या थी ये संगोली की संधि, तो इसके तहत जो है नेपाली सरकार ने ये माना कि उनके जो काठमांडू वाला जो है उनका मतलब राजधानी, वहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिमेंट जो है स्थापित करा जाएगा, तो वो उन्होंने स्वीकार करा। और इसी तरीके से अंग्रेजों ने क्या स्वीकार करा कि गोरखाओं को जो है हम लोग ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करेंगे। तो ये चीज़ें मतलब इस तरीके की थोड़ी बहुत मतलब ये डिटेलिंग है संगोली संधि की, ठीक है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट रहेगा जितना हमने देखा, हाँ, तो इसको देख लेंगे अच्छे से। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे नहीं, क्वेश्चन तो करा ही नहीं, ठीक है। 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा, तो यानी देहरादून का जो इलाका है वो किसे सौंपा गया था अंग्रेज में, तो हमने देखा मेजर जनरल गैलेस्पी को सौंपा गया था। तो यहाँ पे गैलेस्पी लिखा हुआ है, तो ठीक है। और यही क्या हो जाता है, मारा जाता है खलुंगा या फिर नाला पानी के युद्ध में, ठीक है, याद रखोगे। हो गया फिर, इतना काफ़ी है ना, ठीक है। बाकी यार और तो कुछ मुझे ऐसा तो याद आ नहीं रहा है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी, कौन है ये ट्रेल, तो सबसे पहले समझेंगे ट्रेल को। ट्रेल यार बहुत बार देख दिया है मुझे लगता क्या है, मतलब सच में देख लिया है। तो ट्रेल को ऐसे फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसके कार्यकाल की बात हो तो 1816 से लेकर के 1835 तक इसका कार्य होता है, ठीक है। मेन इंपोर्टेंट काम क्या करता है, 1815 में ये श्रीनगर से मतलब अल्मोड़ा से जो है श्रीनगर के बीच में डाक सेवा शुरू करता है,
ठीक है। और 9 पटवारियों का पद ये सृजित करता है कब? 1819 में करता है, 9 पटवारियों का पद सृजित करता है। 1822 में ये क्या करता है? एक आबकारी विभाग का निर्माण करता है, आबकारी विभाग ये बनाता है, कौन? ट्रेल बनाता है, ठीक है, 1822 में बनाता है। और इस पे जो है हिंदू धर्म का भी हिंदू धर्म का जो है प्रचार करने का भी आरोप लगता है। किस में लगता है? तो ट्रेल पे लगाया जाता है। बाकी इसका एक बंदोबस्त है 1823 का, जिसे हम क्या बोलते हैं? 80 साला बंदोबस्त। क्यों बोला जाता है इसे 80 साला बंदोबस्त? क्योंकि तब संवत 80 चल रहा होता है, ठीक है, वैसे पंचसाला ही होती है। और 1824 में ये क्या करता है? डबल लॉक व्यवस्था भी आपसे पूछे, डबल लॉक व्यवस्था किसने लागू करी थी? तो ट्रेल ने करी थी, 1824 में करी थी, ठीक है। और इसने क्या करा था? 1833 में यानी 1833 में इसने क्या करा था? देसी चिकित्सकों की नियुक्ति करी थी। कहाँ करी थी? तो अल्मोड़ा में करी थी। कहाँ करी थी? अल्मोड़ा में करी थी देसी चिकित्सकों की नियुक्ति। और एक इम्पोर्टेंट हम क्या पढ़ते हैं कि 1816 में क्या बनता है? अल्मोड़ा जेल बनती है, ठीक है, अल्मोड़ा जेल बात करें 1816 में। और उसी तरीके से बात हो 1821 की तो क्या बनता है? पौड़ी जेल। क्या होता है? पौड़ी जेल हमारा बनता है, ठीक है। इतना हो गया फिर इम्पोर्टेंट। ये तो है ट्रेल। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? कहाँ करी गई थी? देखा 1833 में होती है, अल्मोड़ा में होती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाएगा। बाकी क्या देखिए, तो अपना फर्स्ट कमिश्नर भी हम कवर कर लेते हैं। कौन होता है फर्स्ट? काफ़ी पूछता है। तो गार्डनर, ठीक है, गार्डनर होता है फर्स्ट, ठीक है, ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर जो भी बोले, ठीक है। 1815 में ये बनता है। संगोली की संधि के बाद फर्स्ट कमिश्नर हमारा यही बनता है, ठीक है। अगर इसकी कार्यकाल की बात करें केवल 9 माह तक ही बनता है। फिर क्या होता है? तो इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा क्या, अगर आपसे पूछे कि काठमांडू में जो है काठमांडू जो कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में, राजनीतिक, ठीक है, एजेंट के रूप में नियुक्ति कर दी जाती है किसकी? तो गार्डनर की कर दी जाती है, ठीक है, याद रखोगे। 9 महीने ही इसका कार्यकाल होता है। बाकी ये एक काम करता है क्या कि बच्चों का जो क्रय विक्रय होता है उस टाइम पे, तो उस पे ये प्रतिबंध लगा देते हैं, ठीक है। और इसका सहायक कौन होता है उस टाइम पे, इसके टाइम पीरियड पे? तो ट्रेल इसके टाइम पे क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। काफ़ी है इतना, तो बड़े नेक्स्ट पे। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, मेन ये देखना है सही पूछा है गलत। तो कथन एक दिया है, पृथ्वीपति शाह के दरबार में 1658 में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए और कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्बीरदार का पद मिला, ठीक है। तो काफ़ी बार जो गढ़वाल चित्रकला है उसको हम कर चुके हैं। एक बार फटाफट फिर देख लेते हैं। 1658 में क्या होता है? तो जो सुलेमान शिकोह होता है किसका पुत्र है? दारा शिकोह का, ठीक है। तो ये भाग करके कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है। और सबसे पहले जाता है हमारे कुमाऊँ में, ठीक है, चंद राजाओं के पास जाता है। उस टाइम गद्दी पे होता है बाज बहादुर चंद, तो वो इससे क्या करता है? शरण देने से इनकार कर देता है। फिर ये कहाँ जाता है? तो गढ़वाल जाता है। किसके दरबार में? तो पृथ्वीपति शाह जो है उस टाइम समय पे गद्दी पे होते हैं और वो क्या है? इसे शरण दे देते हैं। और इसी के साथ हमारे आते हैं कौन? श्यामदास और हरदास भी इसी के साथ आते हैं। श्यामदास और हरदास आते हैं। बाकी फिर हरदास से आगे को हमारी जनरेशन होती है। तो इसके बाद आता है एक हीरा लाल आता है, ठीक है। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट मंगत राम आता है। फिर आता है हमारा एक प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम आता है, ठीक है। और वहीं मौला राम के पुत्रों की बात करी जाए तो ज्वाला राम हमने देखा, शिव राम देखा, ठीक है। इसी तरीके से आत्मा राम भी एक है, अजब राम भी है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, मौला राम के पिता कौन हो जाएंगे? तो मंगत राम जो है मौला राम के पिता हैं। और वहीं अगर माता की बात करी जाए तो रमा देवी इनकी माता हैं, किसकी? मौला राम की। और वहीं गुरु की बात करी जाए तो राम सिंह कौन है? मौला राम के गुरु हैं, ठीक है, काफ़ी बार बताया है। तो मौला राम का अगर पेशा आपसे पूछे, पारिवारिक पेशा, तो सुनार ये था। और वहीं अगर इनके चित्रों की बात करी जाए तो मोर प्रिय जो है इनके प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, तो ये भी जो है पूछा हुआ
क्वेश्चन है पेपर में। और इसी तरीके से चंद्रमुखी है, मयंकमुखी है, उत्कंठिता नायिका है, ठीक है, हिंडोला एक है, और सितार प्रिय है, राधा कृष्ण मिलन है, और दंपति एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रद्युम्न शाह और उसकी रानी का ये चित्र है, ठीक है। तो इस तरीके के चित्र किसके हैं, मौला राम के हैं। बाकी बुक्स इनकी बोलूँ तो गढ़राज वंश किसकी बुक है, मौला राम की है। गढ़गीता संग्राम है, मनमत सागर है, ठीक है, ये सब किसकी बुक से हैं, तो मौला राम की है। वहीं अगर एक आपसे पूछे कि मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि फेमस करने का काम किसने करा था, तो जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है वो करते हैं। मौला राम के चित्रों को प्रसिद्ध करने का काम कैसे, ठीक है, बुक्स के जरिए करते हैं। गढ़वाल पेंटिंग एक को लिखते हैं 1969 में जिसका प्रकाशन होता है। और वहीं दूसरी बुक उनकी सम नोट्स ऑन मौला राम है, ठीक है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग उन्हीं की बुक है, ठीक हो गया। और मौला राम चित्रशाला कहाँ है अगर आपसे ये पूछे तो श्रीनगर हो जाएगी। वहीं एक क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी का कौन सा राजकुमार था जो मौला राम से चित्र सीखने के लिए कहाँ आता था, श्रीनगर आता था, तो कौन था, प्रीतम शाह था, ठीक है, कौन था, प्रीतम शाह था, ठीक हो गया। काफ़ी है, इतने ही है वैसे तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक हो गया। हमने देखा 1658 में सुलेमान सिक्को आए, श्यामदास हरदास उसके साथ आए, श्रीनगर आए, ठीक है, और फर्स्ट तो हमारा सही है। और कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्बीरदार का पद मिला था, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही हमारे सही हैं, ऑप्शन 1 और 2। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो है गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी, ये हमसे पूछा है। तो गढ़वाल यूनियन की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, अगस्त 1901 में जो है इसकी स्थापना होती है। और दोनों एक ही नेम है, ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसी को हम क्या बोलते हैं, गढ़वाल यूनियन भी कहते हैं। इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय जाता है किसको, तो तारा दत्त गैरोला जी को जाता है मुख्य श्रेय। और इनका पेशा क्या थे, ये तो वकील थे, ठीक है, वकील ये थे, तारा दत्त गैरोला जी को जाता है। तो यहाँ से तो हमारा हो जाता है ऑप्शन डी राइट आंसर। और बाकी हम क्या देख सकते हैं, गढ़वाल यूनियन ही क्या करता है, एक अपना वो निकालता है ना न्यूज़पेपर, हमने देखा था कौन सा न्यूज़पेपर इसका निकलता है, तो गढ़वाली न्यूज़पेपर कब, 1905 में निकलता है। कहाँ से बात करें तो देहरादून से ये निकलता है न्यूज़पेपर। और वहीं अगर इसके संपादक की बात करी जाए तो कौन हो जाएंगे संपादक, गिरजा दत्त नैथानी क्या है, इनके संस्थापक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, काफ़ी बार बताया है, एक मिनट, ठीक है, गिरजा दत्त नैथानी सही हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, तो गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे बोला जाता है, गिरजा दत्त नैथानी जी को बोला जाता है। बाकी ये पहले संस्थापक हैं। फिर इसके बाद एक हमारे कौन बनते हैं, तारा दत्त गैरोला जी भी बनते हैं। और फिर उसके बाद एक हमारे बनते हैं विशंभर दत्त चंदोला, कौन बनते हैं, विशंभर दत्त चंदोला, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, तो जो हिंदी अखबार, ठीक है, क्या बोला जाता है, हिंदी अखबार का भीष्म पितामह बोला जाता है किसे, विशंभर दत्त चंदोला को। और वहीं गिरजा दत्त नैथानी जी को क्या बोल रहे थे, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक हम बोल रहे थे, ठीक है, ये हो गया गढ़वाली न्यूज़पेपर। इसी तरीके से हम गढ़वाली से पहले कौन सा पढ़ते हैं, गढ़वाल समाचार पत्र एक निकला था, 1902 में निकलता है, कहाँ से, लैंसडाउन से निकलता है, ठीक है। अगर संस्थापक की, इसके भी संपादक की बात करी जाए तो कौन हो जाएंगे, गिरजा दत्त नैथानी जी, इसके भी क्या है, संस्थापक हैं, ठीक है। गढ़वाली कब निकला था, 1905 में निकला था, कहाँ से, देहरादून से। बाकी कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ओके, ठीक है, इतना हो गया। बाकी एक चीज़ और रिवाइज कर लेते हैं, परसों देखा था ना, क्या देखा था, गढ़वाल भातृमंडल की अगर आपसे बात करें, गढ़वाल भातृमंडल की अगर आपसे बात करें 1902 में, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, सही है ना, ओके, 1907 में इसकी स्थापना होती है, बताया था, कहाँ होती है, तो लखनऊ में होती है। और वहीं अगर इसकी संस्थापक की आपसे बात करें तो कौन हो जाएंगे, मथुरा प्रसाद नैथानी इसके संस्थापक हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसकी फर्स्ट बैठक कब होती है, पहली बैठक इसकी कहाँ हुई और कब हुई, तो 1908 में अगले ही साल होती है, कहाँ, कोटद्वार में होती है। और वहीं आपसे पूछिए इस बैठक में अध्यक्ष कौन बनते हैं, बताया था, कुलानंद बर्थवाल, कौन बनते हैं, कुलानंद
बर्थ बाल बनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी है इतने फैक्ट्स यहाँ से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था? कार्तिकेयपुर, ब्रह्मपुर, तालेश्वर या फिर पांडुकेश्वर? तो यार फिर देखो, पहले ह्वेनसांग को देख लेते हैं, किसके टाइम पीरियड पे ये उत्तराखंड आता है। तो जो हर्षवर्धन है उसके समय क्या आता है, ये उत्तराखंड आता है। बात करें इसके, हरिद्वार ये आता है। अरे यार एक मिनट, हाँ, अगर बात करें हरिद्वार कभी आया, तो 634 में ये हरिद्वार आता है। वही बात करें किसकी, कि काशीपुर भी ये आता है ना, तो काशीपुर ये कब आता है, तो 636 को कब आता है, ये काशीपुर हमारा आता है। कौन आता है, ह्वेनसांग आता है। बाकी कुछ जगहों को ये बोलता है नाम से। तो उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड को ये कहता है पोलीहीमो पूलो। मैंने तो ऐसे से दो को एक साथ पकड़ के याद करें, पोलीहीमो पूलो। ठीक है, इस तरीके से। और कनिंघम क्या कहता है, इस शब्द का अर्थ कनिंघम क्या निकालता है, बात करें इसका अर्थ कूट करके क्या निकला, तो ब्रह्मपुर। ठीक है, क्या निकाला, ब्रह्मपुर निकाला। ठीक है, यूके के लिए, उत्तराखंड के लिए तो इसने ये कह लिया। इसी तरीके से ये कहता है गंगा नदी के लिए एक शब्द, तो गंगा नदी को ये क्या कहता है, महाभद्रा। क्या कहता है, महाभद्रा ये कहता है। उसी तरीके से ये कहता है हरिद्वार को भी ये कहता है, क्या कहता है, तो मोयूलो। क्या कहता है, मोयूलो। हरिद्वार को कहता है मोयूलो, गंगा को कहता है महाभद्रा। उत्तराखंड की बात करें तो पोलीहीमो पूलो का ये कहता है। ठीक है, जिसका अर्थ है ब्रह्मपुर। बाकी क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो कुमाऊं को तो उसने स्पेशली नहीं करा था, पूरे उत्तराखंड के लिए उसने करा था। तो लेकिन फिर भी यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने खोली थी? आए होम रूल लीग की स्थापना पे। तो 1914 की बात करते हैं। 1914 पे क्या होता है, सबसे पहले होम रूल लीग खुलती है कहाँ, अल्मोड़ा में खुलती है। बात करें किस किस के प्रयासों से, प्रमुख नेता मोहन जोशी होते हैं जैसे, ठीक है, बीडी पांडे हमारे हो जाते हैं, चिरंजी लाल हो जाते हैं, हेमचंद्र हो जाते हैं। तो इन सब के प्रयासों से क्या होती है, 1914 में जो है होम रूल लीग खोली जाती है अल्मोड़ा में। लेकिन देखो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है इंडिया की, क्या ये डेट मैच करती है, नहीं करती है, तर्कसंगत ये तिथि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वहीं अगर हम बात करें तो 28 अप्रैल 1916 को जो है बॉम्बे में क्या होता है, होम रूल लीग सबसे पहले खुलती है। और कौन खोलते हैं, तो हमारे तिलक जी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी खोलते हैं। कहाँ, बॉम्बे में। कब खोलते हैं, 1916 में खोलते हैं। लेकिन हमारे अल्मोड़ा में दिया हुआ है कि 1914 में ही क्या हो जाती है, खुल जाती है। और इसी तरीके से सितंबर की बात करें, सितंबर 1916 में भी एक खुलती है ना, तो कौन खोलती है, हमारी मद्रास में खोलती है। और कौन खोलेंगी, एनी बेसेंट। कौन खोलती है, एनी बेसेंट खोलती है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ना एक स्टेटमेंट बोलता है कि मतलब किसने जो है एनी बेसेंट के कटाक्ष में ये कहा है कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन हमने किसकी खोली है, लोकमान्य तिलक वाली खोली है। तो ऐसा कौन कहते हैं, ये कथन किसका है अगर आपसे पूछे तो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी का ये कथन है। ठीक है, अब बात करें किसकी, अल्मोड़ा में तो 1914 में खुल गई। इसी तरीके से देहरादून में भी खुलती है, तो 1918 में खुलती है हमारी, कहाँ, देहरादून में खुलती है। और कौन इसके प्रमुख होते हैं जो खोलते हैं, तो एक मिनट, कौन होते हैं, स्वामी विचारानंद सरस्वती। ठीक है, इनके प्रयासों से खोली जाती है देहरादून में। कब खोली जाती है, 1918 में खोली जाती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, काफ़ी हो गया। ठीक है यार, लास्ट क्वेश्चन हो गया है, काफ़ी हमने देखा। बाकी मैं थैंक यू अपना लिखती हूँ सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू। बाकी कैसा लगा आप सभी को, कमेंट्स आप लोग करना पक्का।
ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेनली रखे थे मैंने, ताकि हिस्ट्री का मतलब लगभग जो भी है हमारा एक साथ कवर हो जाए। काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ आप लोगों का रिवाइज़ हुआ होगा, है ना, मैं ऐसा मानती हूँ। बाकी 10 क्वेश्चन ही मैंने रखे हुए थे, अभी और क्वेश्चंस हमारे इस पेपर के हैं तो जिसे मैं आगे लेके आऊँगी। बाकी यार मेरा मानना है कि क्वांटिटी से ज़्यादा जो है हमारी क्वालिटी प्रीफर होनी चाहिए सबसे ऊपर। मेन है कि क्वेश्चंस के ज़रिए आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाए, है ना। तो यही तो मेरा तो मेन मोटो यही है, इसलिए काफ़ी रिवीजन मैं कराती हूँ क्वेश्चंस के ज़रिए, है ना। अगर आपको सही लगता है तो अपना प्यार दे, ठीक है, चैनल को। बाकी बने रहिए मेरे साथ, और अगर कुछ मुझसे गलती वगैरह हुई हो तो कमेंट्स कर देना आप लोग। और अगर आप कुछ चाहते हो और सुधार की इस तरीके से चीज़ें हो, ऐसे हो, इस टाइप से कुछ, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो अपनी सभी राय। अगर कुछ होता है डाउट वगैरह तो टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक उसका गिवन है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी पूछ सकते हो, कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ वगैरह अगर कुछ चाहिए तो वो भी आप लोग बता देना, टेलीग्राम में सब कुछ आपको मिल जाए। बाकी पढ़ाई करते रहो। और हाँ, मेन चीज़ ये कि यार जैसे तुमको पता है ना मैं एकदम न्यू न्यू अभी हूँ, तो फिर अगर मतलब बोलने में कभी मान लो कि मैं बोल कुछ रही हूँ लेकिन लिखा कुछ जा रहा है, इस टाइप से कुछ मिस्टेक होती है तो उसके लिए भी माफ़ करना कभी, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है, नए नए में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे पढ़ाते पढ़ाते, है ना। इतना तो आप लोग समझते हो, मैं मानती हूँ। तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। तो थैंक यू सो मच।